एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम जियोंग को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वो बहुत टेंशन में होता है क्योंकि सोंगयू उसे इग्नोर कर रही थी। वो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई तो देती है पर जियोंग को लगता है कि सोंगयू बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, पर वो समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्या करा जो सोंगयू उसे इस तरह से ट्रीट कर रही है। अब हम मीरे और सेरा को देखते हैं। यहाँ पे सेरा उससे पूछती है कि वो दोनों जब भी अकेले होते हैं तो मीरे हर बार उसे इग्नोर क्यों करती है। तो मीरे उसे बता देती है कि वो ताएसियोन को पसंद करती है मगर ताएसियोन तुम्हें पसंद करता है, जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा फील नहीं हो रहा है। और बोलती है कि मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा है। ये सुन के सेरा बोलती है कि मैं उसे कभी भी डेट नहीं करूंगी। फिर वो उसे बताती है कि उसके डैड का ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अब वो अपनी मॉम के साथ जर्मनी रहने के लिए जाने वाली है। ये सुन के मीरे सैड हो जाती है और सेरा उसे ये बात सोंगयू को बताने से मना करती है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं। वो सोंगयू को बिना बताए उससे बात करने के लिए जा रहा होता है और ये बात वो ताएसियोन को कॉल में बता रहा होता है। ताएसियोन उससे बोलता है कि वो सोंगयू को थोड़ा स्पेस दे, पर जियोंग बोलता है कि मुझे सोंगयू से मिलना ही होगा। कहीं कोई लड़का उसे परेशान कर रहा होगा और वो मुझे नहीं बता पा रही होगी तो, या उसको रास्ते में कोई जानवर परेशान करेगा तो वो क्या करेगी। इतने में उसे सोंगयू दिखाई देती है। वो अपने भाई सियोक के साथ होती है, पर जियोंग ने तो उसके भाई को पहले कभी देखा ही नहीं होता है, तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि सियोक सोंगयू को अप्रोच कर रहा है। उनको साथ देख के वो पीछे से सोंगयू का नाम चिल्लाता है और उन दोनों के पास जाके बोलता है कि इस लड़के की वजह से तुम इतना परेशान हो ना। फिर वो सोंगयू को सियोक से दूर करता है। सोंगयू उसे बताने की कोशिश करती है कि वो उसका भाई है, पर जियोंग कुछ भी सुनता ही नहीं है। वो सियोक से बोलता है कि सोंगयू सुंदर है करके तुम उसके पीछे पड़े हो ना, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका पीछा करना बंद करो। बोलता है कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो फिर भी एक माइनर लड़की के पीछे पड़े हो, और पुलिस को कॉल करने लगता है। पर सोंगयू चिल्ला के बोलती है कि ये मेरा भाई है। तो जियोंग टेंशन में आ जाता है और फिर उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। वो बोलता है कि मैं सोंगयू का फ्रेंड हूँ, मैं बस उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करता हूँ। पर सोंगयू अपने भाई से बोलती है कि मैं इससे बात करके आती हूँ, अब घर जाओ। फिर वो जियोंग को साइड लेके चली जाती है। वो बहुत इरिटेट हो गई होती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, और बोलती है कि मेरे और सियोक के बीच में वैसे ही बहुत ऑकवर्डनेस है, तुम्हारे वजह से और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई। ये सुन के जियोंग बहुत सैड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग हूँ, पर सोंगयू उसकी बातों को इग्नोर करती है और उससे पूछती है कि वो बिना बताए उसके घर के पास क्यों आया है। तो जियोंग उससे पूछता है कि मैं बिना बताए तुमसे मिलने आया करके तुम मुझसे गुस्सा हो। उसकी बातें सुन के सोंगयू बोलती है कि तुम मेरे वर्ड्स क्यों घुमा रहे हो। फिर वो उसे बैठ के बात करने के लिए बोलती है। बैठने के बाद जियोंग उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो तुम मुझे बता नहीं पा रही, पर मैंने ये खुद से इमेजिन कर लिया कि तुम्हें कोई लड़का परेशान कर रहा होगा। ये सुन के सोंगयू बोलती है कि अगली बार से बिना कुछ सोचे समझे एक्ट मत करना। उसकी बातें सुन के जियोंग हर्ट हो जाता है। वो सोंगयू से पूछना चाहता है कि सोंगयू फोटोशूट वाले दिन झूठ बोल के घर वापस क्यों गई, पर वो नहीं पूछता। फिर जियोंग सोंगयू को बताता है कि अब वो एक्टिंग करने वाला है, उसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी में एज अ आर्टिस्ट साइन कर लिया है। ये सुन के सोंगयू उससे बोलती है कि तुम तो एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे ना। तो जियोंग बोलता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना फ्यूचर एक्टिंग में ही बनाऊंगा, और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा सीरियस होऊंगा तो मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जियोंग की बातें सुन के सोंगयू और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है और उसे घर जाने को बोलने लगती है। बोलती है कि अगर सियोक देख लेगा तो सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। सोंगयू का ऐसा बिहेवियर देख के जियोंग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। जैसे ही सोंगयू घर पहुँचती है सियोक वहाँ पे बैठा होता है। सोंगयू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो सियोक उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मॉम को कुछ भी नहीं बोलूंगा, और सोंगयू सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने बेड में लेट के जियोंग की बातें सोच रही होती है। फिर खुद से ही बोलती है कि मैं कितनी मीन हूँ, मुझे जियोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, पर मैंने उससे ढंग से बात भी नहीं करी। अब हम नेक्स्ट सीन में जियोंग को देखते हैं। वो बहुत सैड सा फेस बना के अपने घर पे जाता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, पर वो लोग जियोंग का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो मिंट को कॉल करता है और उसे बात
बात करने के लिए बुलाता है। फिर दोनों छत में बैठ के बात करने लगते हैं और जियोंग मिंट को सारी बात बताता है। उसकी बातें सुन के मिंट उससे बोलती है कि उसे पीरियड्स हो रहे होंगे। एक बार तूने मुझे ऐसे टाइम पे परेशान करा था तो मैंने तुझे बहुत मारा था। फिर उठ के वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि असली प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में चल रही है, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। तभी जियोंग और मिंट दोनों के फोन में नोटिफिकेशन आता है और वो अपना फोन चेक करते हैं। उसमें ब्राउन फिंगर ने एसएफ के ग्रुप चैट में टेक्स्ट करा था कि एसएफ की नेक्स्ट मीटिंग का थीम रेट्रो होगा। मैसेज देख के इस ड्रामे के चारों मेन लीड ये सोच रहे होते हैं कि वो इस मीटिंग को स्किप कर दे। अब हम सोंग्यू को देखते हैं और उसके साथ उसकी डेलुलु वर्जन होती है जो कि अब वापस से सोंग्यू के लाइफ में आ गई है। वो सोंग्यू से बोलती है कि अब जियोंग अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो गया है तो तुम्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए, पर तुम तो अब उसके साथ ही अनकंफर्टेबल फील करने लग गई हो। ये सुन के सोंग्यू बोलती है कि मुझे ये सोचकर डर लगता है कि मैं जियोंग की लाइफ में रुकावट ना बन जाऊं और उसके पीछे तो फ्यूचर में बहुत सारी सुंदर लड़कियां आएंगी जो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट होगी। तो उसकी डेलुलु वर्जन बोलती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से मुझे छोड़कर गई थी पर अब फिर से लूजर बन के मेरे पास ही वापस आ गई हो। नेक्स्ट डे हम सोंग्यू को उसके दोस्तों के साथ स्कूल में देखते हैं। यहाँ पे वो अपने दोस्त को बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे जियोंग से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के उसकी दोनों फ्रेंड शॉक्ड रह जाती है। उनके पूछने पे सोंग्यू उन्हें बताती है कि जियोंग एक्टर बनने वाला है। तो सेरा बोलती है कि इसका ब्रेकअप से क्या लेना देना है, जिसपे सोंग्यू बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं उसके करियर में रुकावट बनूंगी। तो सेरा उसकी बातों से इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि ये डिसाइड तुम क्यों करोगी, ये तो वो खुद डिसाइड करेगा, तुम उसको आगे बढ़ने में हेल्प भी तो कर सकती हो। ये सुन के सोंग्यू बोलती है कि मैं तो खुद के लिए ही कुछ नहीं कर सकती। तो सेरा बोलती है कि तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो और गुस्सा होके वहाँ से जाने लगती है। पर जाने से पहले बोलती है कि आजकल तुम बहुत रिडिक्यूलस बिहेव कर रही हो। अब सीन शिफ्ट होता है और सोंग्यू अपने रूम में बैठी होती है और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे पता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे दिमाग में बहुत बड़ा होल है जो सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है। और वो परेशान होकर टेबल में ही सो जाती है। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो फिर से कैटरपिलर बन के बैठा होता है। नेक्स्ट सीन में मीरे और सेरा साथ में होते हैं। मीरे उससे पूछती है कि तुम आज सोंग्यू से इतने रूडली बात क्यों कर रही थी। तो सेरा बोलती है कि सोंग्यू को खुद पता है कि वो कितनी नॉनसेंस बातें कर रही है, पर कभी कभी हमें रॉक बॉटम हिट करना ही पड़ता है ताकि हम फिर से उठना सीख पाए। तो मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी ताकि वो जल्दी से रॉक बॉटम हिट करे और होश में आए। और बताती है कि जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तब उसने भी ऐसे ही बिहेव करा था। उसकी बातें सुन के मीरे बोलती है कि हम तीनों आज तक दोस्त तुम्हारी वजह से ही रहे हैं। अगर तुम जर्मनी चली जाओगी तो हम दोनों ऐसे हो जाएंगे जैसे हमने अपनी बड़ी बहन को खो दिया हो। और फिर बहुत रोने लगती है। एसएफ की 12th मीटिंग शुरू होती है जिसका पूरा लुक रेट्रो होता है। यहाँ पे सब लोग अपना एक्ट कर रहे होते हैं, पर मिंट, जियोंग, सियोन और सोंग्यू एक साइड में अपना मुंह लटका के बैठे होते हैं। उन्हें ऐसे देख के पिंक फिंगर गुस्सा करने लगती है और उन्हें भी पार्टिसिपेट करने को बोलती है। फिर सब एक एक करके पोज करने लग जाते हैं, पर ये चारों यहाँ भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। इनको ऐसे देख के ब्लैक फिंगर बोलती है कि हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ऐसा सुनते ही सोंग्यू वहाँ से उठ के चली जाती है और उसके पीछे पीछे जियोंग भी बाहर आ जाता है, पर सोंग्यू जियोंग को अवॉइड कर रही होती है और वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। इन दोनों को ऐसे देख के ब्राउन फिंगर बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि इस बार जियोंग ने कुछ करा है। फिर हमें इस मीटिंग के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है। मीटिंग में ब्राउन फिंगर सबसे पहले आ गया था, उसके बाद जियोंग वहाँ आया होता है। ब्राउन फिंगर जियोंग के ड्रेस की तारीफ कर रहा होता है। वो टाइम ट्रेवलर की तरह ड्रेस्ड होके आया होता है और काफी खुश होता है। उसी टाइम सोंग्यू भी अंदर आ जाती है और उसने भी टाइम ट्रेवलर जैसे कपड़े पहने होते हैं। उसे देखते ही जियोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत क्यूट
क्यूट लग रही हो। और सोंगयू तब भी वहाँ से बहाना बना के बाहर चली जाती है। फिर ब्लैक फिंगर पूछती है कि सियोन और मिंट को क्या हुआ है, तो ब्राउन फिंगर बोलता है कि ये दोनों तो स्टार्टिंग से ही अलग अलग हो रखे हैं। अब हम फिर से मीटिंग के स्टार्टिंग का टाइम देखते हैं। जब सियोन आया था वो आके ब्राउन फिंगर से बात कर रहा होता है, पर जैसे ही मिंट वहाँ आती है वो चुपचाप से आगे चले जाता है और फिर मिंट भी बिना कुछ बोले वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सोंगयू वॉशरूम से बाहर आती है तो जियोंग उसका बाहर पे ही वेट कर रहा होता है और वो सोंगयू को बात करने के लिए साइड लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुम आज मुझसे आई कांटेक्ट क्यों अवॉइड कर रही हो। तो सोंगयू बोलती है कि सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और होगा, जिसपे जियोंग बोलता है कि मेरे माइंड में बस तुम ही चल रही होती हो, पर तुम्हारे माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जो तुम मुझे देख भी नहीं पा रही हो। फिर वो सोंगयू से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे एक्टर बनने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बनूंगा। ये सुन के सोंगयू ऑफेंड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए सब कुछ इतना इजी क्यों है, तुम जहाँ हो वहाँ पहुँचने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलता, पर तुम्हें सब कुछ बिना मेहनत करे ही मिल रहा है और तुम्हें उसकी कद्र भी नहीं है और ना ही तुम्हें फर्क पड़ रहा है। पर फिर सोंगयू को रियलाइज होता है कि वो बहुत बोल रही है, तो वो जियोंग से माफी मांग के वहाँ से जाने लगती है। तो जियोंग उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है, मुझे बताओ। ये सुन के सोंगयू बोलती है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, क्या ये जरूरी है। तो जियोंग बोलता है कि हम सच में डेट कर रहे हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे ही तुम्हें देखने का मन होता है, मुझे ही फर्क पड़ता है तुम्हारी बातों से, बस मैं ही तुम्हें लव करता हूँ, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुन के सोंगयू बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जियोंग बोलता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो तो मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ और फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर सोंगयू अपना फेस दूसरी साइड कर देती है। इससे जियोंग गुस्सा होके वहाँ से चले जाता है और मीटिंग रूम में जाके बोलता है कि मैं आज जल्दी जा रहा हूँ और मीटिंग से चले जाता है। थोड़ी देर बाद सोंगयू भी मीटिंग रूम में आती है और सबको बोलती है कि उसे भी आज जल्दी जाना होगा और सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम दोनों को जाते हुए देखते हैं। जाते हुए सोंगयू बहुत रो रही होती है। उनके जाने के बाद सियोन भी मिंट से चला जाता है तो ब्लैक और पिंक फिंगर ब्राउन और खाकी फिंगर को भी सियोन के पीछे भेज देते हैं ताकि वो सियोन को समझा सके। फिर वो दोनों सियोन के पास ड्रिंक लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ मिंट भी इन दोनों के साथ ड्रिंक पे चली जाती है। दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ ड्रंक हो जाते हैं और एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। मिंट बोलती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं करा था, मैंने तो अपना पूरा दिल उसके सामने रख दिया, हमने तो इतनी किस भी करी थी। ये सुन के पिंक फिंगर पूछती है कि कितनी किस करी। फिर मिंट बोलती है कि मैंने उसे आई लाइक यू बोल दिया, आई लव यू बोल दिया, क्या मैं उसे तारे तोड़ के लाने का वादा करूं, तब उसे मेरी फीलिंग्स पे बिलीव होगा। और बोलती है कि सियोन को बिलीव कराने के लिए मैंने उसे इतनी सारी किस करी। तो पिंक फिंगर फिर से पूछती है कि कितनी किस करी तुम दोनों ने। दूसरी तरफ सियोन पूरा ड्रंक हो गया होता है। उसकी बातें सुन के ब्राउन फिंगर उसे समझाता है कि मिंट ने अपनी फीलिंग्स तुम्हें एक्सप्रेस की होगी और तुम उसकी फीलिंग्स पे डाउट कर रहे हो, इसीलिए ये उसको फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा। तो सियोन बोलता है कि अगर जो तुम बोल रहे हो वैसा ही है तो बहुत अच्छी बात है और बोलता है कि हम फ्रेंड्स है या डेट कर रहे हैं, दोनों में वो सेम बिहेव करती है, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। फिर दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ फुल ड्रंक हो जाते हैं। इन दोनों के फ्रेंड्स इनको समझाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोंगयू को देखते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचती है ऊडल दरवाजे के पास ही होता है और उससे बोलता है कि तुम फंस गई हो। वो बहुत टेंशन में होता है। तभी उसकी मॉम बाहर आती है और सोंगयू के हाथ से बैग ले लेती है और उसमें आज की मीटिंग के कपड़े थे। उसकी मॉम उन कपड़ों को जमीन में फेंकती है और सोंगयू से उसका फोन देने को बोलती है, पर सोंगयू को कुछ समझ नहीं आता। तो उसकी मॉम उसके रूम से उसकी ड्राइंग पेज लेके आती है जो सियोन ने उसे फर्स्ट टाइम स्ट्रीट में दी थी और उसने उस पेज में अपना नंबर भी लिखा था। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं कॉल करूँ इस नंबर में, और इतने दिनों से तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि तुम बहुत पढ़ रही हो और तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। वो उस पे बहुत चिल्लाने लगती है और उससे उसका फोन ले लेती है। ऊपर से सोंगयू की ड्राइंग को भी फाड़ के फेंक देती है और उसे बोलती है कि अब से तुम कहीं भी नहीं जाओगी, सीधा स्कूल से घर आओगी। फिर वो ऊडल को कमरे में जाने बोलती है। इतने में सियोक भी बाहर आ जाता है और उसकी मॉम सियोक से बोलती है कि मैं सोंगयू का क्या करूँ और रोने लग
जाती है। फिर सोंगयू अपने फटे हुए ड्राइंग के पेपर उठा के अपने रूम में चली जाती है और सियोक पीछे से उसके रूम का डोर बंद कर देता है। सोंगयू वहीं पे बैठ के बहुत रोने लग जाती है। उसकी मॉम ने उसके पूरे रूम को चेक करा हुआ था और सारा सामान फैला रखा था। सोंगयू को रोते रोते नीचे ही नींद आ जाती है। ऊडल उसे रात को चेक करने आता है और सोंगयू को ऐसे देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंट को कॉलेज में देखते हैं। वो अपने जूनियर से बात कर रही होती है, तभी उसे उसके एक्स का कॉल आता है। वो उसका नंबर ब्लॉक करने वाली ही होती है पर वो मिंट के पास ही पहुंच जाता है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। फिर वो उसे बताता है कि उसका फ्रेंड जो एक डायरेक्टर है वो इस कॉलेज के स्टूडियो के थिएटर को देखने आने वाला है कॉलेज के प्रोग्राम को एडवाइस करने के लिए, और उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए ये एक रेयर चांस है स्टेज डायरेक्टर से बात करने का, और उसको कन्विंस करने के लिए बोलता है कि मैंने बस तुम्हारे लिए उसे यहाँ आने को बोला है, और उसे बताता है कि कल से 6 बजे स्टूडियो में थिएटर की प्रैक्टिस के लिए सब आने वाले हैं, तुम भी आना, मैं तुम्हें डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। अब हम जियोंग को देखते हैं। वो सुबह से बस बास्केटबॉल खेलने में ही होता है अपनी टेंशन कम करने के लिए, और उसके दोस्त भी वहाँ पे खड़े होके उसको देख रहे होते हैं। तभी डाई मीरे को टेक्स्ट करके बताती है कि जियोंग से बोलना कि वो सोंगयू को कॉल और टेक्स्ट ना करे क्योंकि उसकी मॉम ने उसका फोन ले लिया है। ये सुन के जियोंग भी टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंट को देखते हैं। उसके आगे सियोन चल रहा होता है पर मिंट उसे देख के पीछे ही छुप जाती है, पर तभी सियोन उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कैसी है और बोलता है कि हमें बात करने की जरूरत है। तो मिंट बोलती है कि अभी नहीं, पहले मुझे सब चीज ठीक करने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। ये सुन के सियोन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ तो नहीं आ रही है पर तुम बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना वरना मैं फिर से अपसेट हो जाऊंगा। तो मिंट बोलती है कि बस थोड़ी ही देर, फिर सब ठीक हो जाएगा, और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जियोंग सोंगयू के लाइब्रेरी के बाहर उसका वेट कर रहा होता है पर वहाँ बस उसकी फ्रेंड्स होती है। तो जियोंग उनके पास जाता है और उससे पूछता है कि सोंगयू क्यों नहीं आई। तो वो दोनों इसे सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि अब से सोंगयू बस स्कूल से घर जाएगी, उसकी मॉम अब उसे कहीं जाने नहीं देगी। फिर सेरा उससे पूछती है कि तुम्हारे और सोंगयू के बीच में क्या हुआ है जो वो इतना वियर्ड बिहेव कर रही है। फिर मीरे बोलती है अगर तुमने सोंगयू को चीट करा होगा तो मैं तुम्हारी स्किन निकाल के शरीर से अलग कर दूंगी। इतना बोल के दोनों वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगयू को घर में देखते हैं। उसकी मॉम ने उसके लिए एक होम ट्यूशन टीचर पढ़ाने को रख लिया था, तो वो सोंगयू को पढ़ा के घर से जा रहा होता है। तभी सोंगयू के डैड भी घर में आ जाते हैं और सोंगयू अपने रूम में चली जाती है और वो अपने पेरेंट्स की बात सुन रही होती है। उसके डैड सोंगयू की मॉम से बोलते हैं कि सोंगयू के पीछे इतने पैसे वेस्ट मत करो, अगर उसके मार्क्स इम्प्रूव होने होते तो आज तक हो गए होते। फिर वो सोंगयू की मॉम से बोलते हैं कि अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ, मेरी पैकिंग कर देना। उसके बाद सोंगयू की मॉम सोंगयू के रूम में आती है। वो सोंगयू से बोलती है कि देखा तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कितना वरिड है, और उससे बोलती है कि डैड के सामने ड्राइंग की बात मत करना। फिर वहाँ से चली जाती है। अब पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर रही होती है। यहाँ पे सोंगयू अपने डैड से बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर उसके डैड बोलते हैं कि बाद में करना, और फिर सियोक से उसके कॉलेज की बात करने लगते हैं। पर सोंगयू बोलती है कि बाद में कब, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो पर कभी आज तक आपने मेरी बात नहीं सुनी है। फिर वो गुस्से में बोलती है कि आप भी मुझे मॉम की तरह डांट लो, ये मुझे इनविजिबल ट्रीट करने से ज्यादा अच्छा होगा। उसको ऐसे बात करता देख उसकी मॉम खाना छोड़ देती है और सोंगयू को उठा के अंदर ले जाने लगती है। तो सियोक अपने डैड से बोलता है कि आप एक बार उसकी बात क्यों नहीं सुन लेते कि उसे क्या बोलना है। तब उसके डैड बोलते हैं कि पहले सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में सोंगयू अपनी मॉम और डैड के सामने रूम में बैठी होती है और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि पहले मुझे लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को ड्राइंग करने देने के लिए कन्विंस कर लूंगी, पर मुझे फिर भी डर लग रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। और बोलती है कि मुझे मेरे डैड के जवाब में शॉक नहीं करा क्योंकि मुझे उनसे यही एक्सपेक्टेशंस थी, पर मुझे खुद से डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि जैसे ही मैंने अपने डैड का
एक्सप्रेशन देखा मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया और मैं सब भूल गई। मैं थोड़ा ही खुद को एक्सप्रेस कर पाई। फिर हम उसके डैड का रिप्लाई सुनते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ड्राइंग नहीं करोगी, ऐसा सोचना कि ये कन्वर्सेशन कभी हमारे बीच हुई ही नहीं, और उठ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सोंगयू भी अपने रूम में आ जाती है। उसकी मॉम भी सोंगयू के रूम में आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता ही था कि तुम्हारे डैड कभी भी नहीं मानेंगे, फिर भी तुमने उनसे ये बात क्यों करी। फिर बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे डैड को मनाना पड़ेगा, और सोंगयू के रूम से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसके डैड उसकी मॉम पे चिल्लाने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम क्या करती हो दिन भर, बच्चे नहीं संभाल पा रही, बस ऊडल के स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ घूमते रहती हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को सोंगयू के बिहेवियर के लिए ब्लेम करके लड़ने लगते हैं। ये सब कुछ सोंगयू भी अपने रूम में बैठकर सुन रही होती है। फिर हम सोंगयू के घर के बाहर जियोंग को देखते हैं, पर जैसे ही वो वहाँ से चले जाता है तभी सोंगयू भी घर से बाहर आ जाती है और वो सोच रही होती है कि उसे जियोंग बाहर दिखेगा, पर वो उसे बाहर नहीं दिखता। तो वो वहीं पे बैठ के और ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे सोंगयू स्कूल को जा रही होती है, पर जाते टाइम वो अपनी मॉम को देखती है। वो उसके भाई को उठा रही होती है और बहुत प्यार से बोल रही होती है। उनको इतने प्यार से बात करता देख सोंगयू सैड हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम सोंगयू से कभी भी ऐसे बात नहीं करती है। अब हम ऊडल को स्कूल से आते हुए देखते हैं, तो जियोंग भी वहाँ उनके लिए आइसक्रीम लेके आया होता है। तो ऊडल जियोंग से बोलता है कि मेरी मॉम यहाँ आने वाली है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन के जियोंग बोलता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने भी आती है, कितना मुश्किल होता होगा तुम्हारी मॉम के लिए। ये सुन के ऊडल पूछता है कि तुम मेरी मॉम से नफरत नहीं करते, उनकी वजह से सोंगयू को तुम्हारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना पड़ता है। तो जियोंग उससे बोलता है कि अपनी मॉम के लिए ऐसे नहीं बोलते, सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। उसके बाद जियोंग उससे सोंगयू के बारे में पूछता है, तो ऊडल बोलता है कि वो ठीक है, वो बस जैसा मॉम बोल रही है वैसा कर रही है। फिर जियोंग ऊडल का फोन लेता है और उसमें अपना नंबर सेव कर देता है और उससे बोलता है कि अगर सोंगयू को कुछ भी होगा तो मुझे कॉल करना, और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम से नफरत नहीं करता, पर वो बहुत डरावनी है, और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर ऊडल उसका नंबर सोंगयू को दिखा रहा होता है और वो सोंगयू को जियोंग से बात करने को अपना फोन देता है, पर सोंगयू बात करने से मना कर देती है। तो ऊडल उसे डरपोक बोलता है। ये सुन के सोंगयू ऊडल का फोन लेके घर से बाहर चले जाती है और उसे कॉल करने की सोच रही होती है। तब उसे पास्ट में जब जियोंग उससे मिलने के लिए झाड़ियों में छुपा हुआ था वो याद आता है, और तभी उसे जियोंग की जैसी आवाज सुनाई देती है। तो उसे लगता है कि जियोंग आया हुआ है। तो वो भाग के पार्क में जाती है, पर वहाँ पर सियोक होता है। उसके पास एक कैमरा होता है, जो देख के सोंगयू उससे पूछती है कि ये कैमरा किसका है। तो सियोक बताता है कि ये मेरा ही है, और वो सोंगयू से बोलता है कि हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में मत बताना, और फिर दोनों घर को जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे जियोंग भी आ जाता है और वो सोंगयू को देख लेता है, पर सोंगयू उसे बिना देखे ही अंदर चली जाती है। जियोंग सोंगयू के घर के नीचे ही बैठा होता है। फिर जियोंग सोंगयू को मैसेज भेजने के लिए एक मैसेज टाइप करता है। वो लिखता है कि सोंगयू आज का दिन बहुत लकी था, मैं तुम्हें आज देख पाया, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, पर मैं तुमसे पूछने का वेट करूंगा, और अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारे ना बताने के पीछे भी कोई रीजन होगा। और लिखता है कि तुमसे मिलके मुझे ये पता चला कि चीजें छुपाने का भी कोई रीजन होता है, और सोंगयू से उसे स्पेस न देने को माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करते रहूंगा, अगर तुम मुझे मेरे मरने तक भी माफ नहीं करोगी तो मैं मरते तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। लास्ट में लिखता है कि ये मैसेज मैं तुम्हें तब भेजूंगा जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे ज्यादा वेट मत कराना, और फिर अपने घर को चले जाता है। एपिसोड के एंड में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोंग सोंगयू को घर छोड़ने आया होता है। वो जैसे ही घर पहुँचने वाले होते हैं, जियोंग बोलता है कि थोड़ी देर और साथ में चलते हैं। फिर उसका हाथ पकड़ के स्लो मोशन में चलने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना। तो सोंगयू बोलती है कि अगर हम घर के पास ऐसे खड़े रहे तो मेरी मॉम हमें साथ में देख लेगी। ये सुन के जियोंग बोलता है कि अगर वो हमें देख लेगी तो मैं उनको पोलाइटली ग्रीट करूंगा और घुटनों में बैठ के बोलूंगा कि अपनी बेटी मुझे दे दो। सोंगयू बोलती है कि मेरी मॉम मुझे बहुत मारेगी और बोलेगी कि तुम्हारे मार्क्स तो इम्प्रूव नहीं हो रहे, पर तुम्हारे पास डेट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। उसकी बातें सुन के जियोंग बोलता है कि मैं जल्दी से बड़ा होना
होना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बचा के ले जा सकूँ। ये सुन के सोंग्यू उससे बोलती है कि अभी तो तुम जल्दी से अपने घर जाओ, पर जियोंग बोलता है कि हम थोड़ी देर और साथ नहीं रह सकते। तो सोंग्यू बोलती है कि अगर मैं 20 मिनट लेट हो जाऊंगी तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। फिर दोनों साथ में हाथ पकड़ के घर से दूसरी डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं और यहीं पे 11th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 12th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जियोंग को उसके स्टूडियो में देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। जियोंग उनसे बोलता है कि मैंने सोंग्यू को स्पेस देने का डिसाइड करा है। मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट बिहेव कर रहा था। उसकी बातें सुन के उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि जियोंग अब मैच्योर हो गया है, क्योंकि वो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता था। जियोंग को इतना मैच्योर एक्ट करता देख डाई टेंशन में आ जाता है और उसको बोलता है कि जियोंग तुम इतनी जल्दी मैच्योर मत हो। उसकी बातें सुन के जियोंग वहाँ से उठ के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोंग्यू को उसके घर में देखते हैं। उसके डैड भी घर में आते हैं और वो बहुत गुस्से में लग रहे होते हैं। तो सोंग्यू की मॉम सोंग्यू से बोलती है कि तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में हैं, उनसे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। इनकी बातें ऊडल भी सुन रहा होता है। फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, पर ऊडल का मूड थोड़ा खराब होता है तो वो अपना खाना छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देख डैड बहुत जोर से चिल्लाते हैं और उसे वापस बैठने को बोलते हैं और वो फिर से उनकी मॉम को सुनाने लगते हैं कि तुम बच्चे नहीं संभाल पाती। दोनों बच्चे एक जैसे ही बदतमीज हो गए हैं और खाना छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे सोंग्यू की मॉम भी उठ के चली जाती है। इनके पेरेंट्स के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। उसके बाद सोंग्यू और ऊडल दोनों साथ में रूम में बैठे होते हैं। यहाँ पे सोंग्यू ऊडल से माफी मांगती है, बोलती है कि मेरा गुस्सा डैड ने तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। तो ऊडल बोलता है कि डैड को ऐसा बिहेव करने के लिए मॉम ही बोलती है, मॉम सब कुछ कंट्रोल करती है, मुझे उनसे नफरत हो गई है। और बोलती है कि तुम्हें भी उनसे नफरत है तो तुम नफरत ना करने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो, और वहाँ से उठ के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम खाकी फिंगर को सियोन के साथ में देखते हैं। यहाँ पे खाकी फिंगर उसे समझाता है कि मिंट को उसकी प्रॉब्लम खुद से सॉर्ट आउट करने देना ही बेस्ट है, तो तुम मिंट पे ट्रस्ट रखो और उसके एक्स की वजह से टेंशन मत लो। अब हम वापस से सोंग्यू को देखते हैं। वो स्कूल के लिए घर से निकल रही होती है और उसकी मॉम ऊडल को स्कूल जाने के लिए बुलाने लगती है। ऊडल अपनी मॉम से बहुत इरिटेटेड लग रहा होता है। तभी सियोग भी रूम से बाहर निकलता है। वो बोलता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम सोंग्यू को सुनाने लगती है कि अपने भाई से कुछ सीखो, पर सोंग्यू सियोग के पास कैमरा वाला बैग नोटिस कर लेती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका भाई लाइब्रेरी नहीं जा रहा। नेक्स्ट सीन में सोंग्यू स्कूल को जा रही होती है और वो सेरा से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रही होती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इन दोनों के बीच में भी सब ठीक हो जाता है। इतने में मीरे भी वहाँ पर आ जाती है। फिर तीनों साथ में स्कूल को चले जाते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद सेरा सोंग्यू को बताती है कि वो जर्मनी जाने वाली है। ये सुन के सोंग्यू रोने लग जाती है। तो सेरा बोलती है कि अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। फिर मीरे बोलती है कि उधर जाके लड़कों के पीछे मत पड़ जाना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। फिर ये लोग आपस में मजाक करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोंग्यू की मॉम को देखते हैं। उन्हें स्कूल से कॉल आता है कि ऊडल एग्जाम देने के लिए स्कूल नहीं आया था। तभी सियोग भी घर पहुंच जाता है और वो दोनों ऊडल को ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सोंग्यू भी मिलती है जो स्कूल से वापस आ रही होती है। तो उसे भी पता चल जाता है कि ऊडल मिसिंग है। इतने में इन्हें ऊडल घर को आते हुए दिखाई देता है। फिर ये सब घर के अंदर चले जाते हैं। सोंग्यू की मॉम ऊडल से पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया। वो बहुत टेंशन में होती है। उन्हें लगता है कि उसे किसी ने बुली करा होगा। तो वो उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है, जिससे ऊडल बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आपको इस बात की टेंशन हो रही होगी कि कहीं मेरे ब्रेन में ना लग गई हो, क्योंकि उससे मैं स्टडीज में कमजोर हो जाऊंगा। फिर आपको भी मुझसे एम्बैरेसमेंट होने लग जाएगी। आपको बस इसी बात से फर्क पड़ता है। ऊडल की ऐसी बातें सुन के मॉम सोंग्यू पे चिल्लाने लगती है। इससे बोलती है कि ये सब कुछ तुमसे ही सीख रहा है, तुमने ही उसे झूठ बोलना सिखाया है। ऊडल बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि सबसे पहले आपने झूठ बोला। और तभी उसके डैड भी घर में आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, पर ऊडल अपनी मॉम से बोलता है कि आपने अपनी डांस करियर के बारे में हमसे झूठ बोला। बोलता है कि अगर मैं पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा तो आप मुझे भी सोंग्यू के जैसा ही ट्रीट करोगे। जैसे आपने उसकी ड्राइंग फाड़ के फेंक दी, वैसे ही आप भी मेरी कोई वैल्यू नहीं करोगे।
होगे। ऊडल की बातें सुन के उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं और ऊडल से बोलते हैं कि अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम। तो उसकी मॉम ऊडल को अपने पीछे छुपाने लगती है। फिर उसके डैड मॉम से माफी मांगने को बोलते हैं पर ऊडल उनसे भी लड़ने लग जाता है। वो बोलता है कि आपको कोई भी राइट्स नहीं है मुझ पे गुस्सा करने का, आप फैमिली को कभी भी टाइम नहीं देते हो और हर चीज के लिए मॉम को ही ब्लेम करते हो। वो अपने डैड को बोलता है कि मैंने आप जैसे लोगों के बारे में अपने बुक्स में पढ़ा है, उसमें लिखा था कि आप जैसे लोग जिन्हें सोसाइटी लुक डाउन करती है वो अपने घर पे अपना सारा गुस्सा निकालते हैं, आप बस एक डरपोक हो। ये सुन के उसके डैड उसको मारने के लिए जा रहे होते हैं पर सियोक उनके सामने आ जाता है। वो सियोक को हटने बोलते हैं तो सियोक अपने डैड पे ही चिल्लाने लगता है और उन्हें बस करने को बोलता है पर उसके डैड सियोक को ही मारने वाले होते हैं पर उसकी मॉम बीच में आ जाती है और उन्हें वहाँ से खींच के साइड ले जाती है। अब हमें सोंग्यू का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि मुझे लगता था कि इस फैमिली में अगर मैं नहीं होती तो मेरी फैमिली परफेक्ट होती, पर ये सब मेरा बस एक डिल्यूजन था। हमारी फैमिली में सबने मास्क पहना हुआ था, मेरे परफेक्ट भाई ने भी, और सामने उसके डैड और भाई के बीच में लड़ाई चल रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मिंट को देखते हैं। वो कॉलेज के प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर हम उसके एक्स को देखते हैं, वो वहाँ पे पोज मार के खड़ा होता है और वो मिंट के फेवरेट नोवेल कैरेक्टर की तरह ड्रेस्ड हुआ होता है। उसका एक्स मिंट से बोलता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब मैंने यही पहना हुआ था। तो मिंट उससे बोलती है कि तुम ये सारी कहानी अपने आप को ही सुनाओ, मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर कहाँ है। वो उसे बताता है कि वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये सुन के मिंट बोलती है कि मुझे तो पता ही था, तुम बस बातें बना रहे थे। फिर उसका एक्स उसके पीछे जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और उससे बोलता है कि हम दोनों फिर से पहले की तरह हो जाते हैं और बोलता है कि मेरी पास्ट की गलतियों को माफ कर दो। ये सुन के मिंट बोलती है कि कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, और बोलती है कि मुझे भी माफ कर देना। फिर उसको उठा के जमीन में पटक देती है। उससे बोलती है कि मैं सियोन को लोनली होने की वजह से डेट नहीं कर रही हूँ, वो मुझे सच में पसंद है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और बोलती है कि जब मैं तुम्हारे साथ थी तब भी वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था और आज भी है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे वहाँ पे सियोन खड़ा हुआ मिलता है। वो मिंट को देखते ही उसे हक कर लेता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। फिर दोनों साथ में चल रहे होते हैं। यहाँ पे सियोन उससे बताता है कि वो मिंट को बहुत पहले से पसंद करता है और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिंट उससे पूछ रही होती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आया था। तो सियोन उसे बताता है कि उसके डैड का मेमोरियल था। यहाँ पे मिंट को पहली बार पता चलता है कि सियोन के पापा की डेथ 1 साल पहले हो गई है। तो वो बहुत रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं इतना सैड हो रही हूँ तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। फिर रोते रोते सियोन को हक करती है और बोलती है कि मैं अब से तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उसके वजह से सियोन भी इमोशनल हो जाता है। अब प्रेजेंट में सियोन बोलता है कि मैंने तुम्हें तब से ही पसंद करना शुरू करा। तो मिंट पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बोलता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दी थी इसलिए। नेक्स्ट सीन में सियोक अपने घर से बाहर आया होता है। वो वापस कॉलेज जा रहा होता है तो सोंग्यू उसके पीछे बाहर आ जाती है और उसे बात करने को रोकती है। फिर दोनों साथ में पार्क में बात करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे सियोक सोंग्यू को बताता है कि मेरा ड्रीम था कि मेरी ली हुई पिक्चर्स नेशनल ज्योग्राफी में पब्लिश हो, मुझे अफ्रीका में जाके पिक्चर्स लेनी थी। और बोलता है कि मुझे लगता था कि हमारे घर में सबसे पहले तुम्हें ही फ्रीडम मिलेगा। ये सुन के सोंग्यू पूछती है कि आपको ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि मैं कुछ भी करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। तो उसका भाई उसे समझाता है कि कोई भी इनकैपेबल नहीं होता, तुम्हें जो करना है वो करो, बस तुम जो भी कर रही हो उसको स्मार्टली करना। फिर सियोक सोंग्यू से पूछता है तुम आजकल अपने दोस्त से बात नहीं कर रही जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है पर फ्रेंड बनने की एक्टिंग करता है। और सोंग्यू को एडवाइस देता है कि अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग टाइम से क्लियर कर लेना। फिर सोंग्यू उससे पूछती है कि वो अगले वीक वापस आएगा। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ मैं वापस आऊंगा, क्योंकि सोंग्यू को लग रहा था कि अब सियोक नहीं आने वाला। फिर सोंग्यू वापस घर में चली जाती है। वो ऊडल को देखने के लिए उसके रूम में जाती है पर वो वहाँ नहीं होता। उसे ऊडल घर में कहीं भी नहीं मिलता। तो वो अपनी मॉम को बताती है और वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अब हम जियोंग को उसके स्टूडियो के बाहर देखते हैं। तभी डाई स्टूडियो से बाहर भाग के आता है और उसे बताता है कि ऊडल घर से चला गया
है। ये सुन के जियोंग भी टेंशन में आ जाता है और वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर वो ऊडल को कॉल करता है और उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ऊडल बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें पता चल गया है कि मैं घर से चला गया हूँ, इसीलिए कॉल कर रहे हो, और बोलता है कि मैं घर वापस नहीं जाने वाला। तो जियोंग उससे बोलता है कि मैं तुमसे घर वापस जाने को नहीं बोल रहा हूँ, पर तुम्हारे जाने की वजह से सोंग्यू मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। जाने से पहले मुझसे मिल लो, मुझे थोड़ी एडवाइस दे के जाओ। तो ऊडल मिलने के लिए रेडी हो जाता है और उसे अपनी लोकेशन भेज देता है, पर बोलता है कि ये किसी को मत बताना। नेक्स्ट सीन में ऊडल के डैड ऊडल को ढूंढ रहे होते हैं। वो घर में कॉल करके बताते हैं कि ऊडल कहीं नहीं मिल रहा है। फिर सोंग्यू अपनी मॉम से बोलती है कि ऊडल के दोस्त को कॉल करो। फिर हम बॉन्ग को देखते हैं जो स्कूल में ऊडल से मिलने के लिए आया होता है। उसे ऊडल की मॉम का कॉल आता है, पर ऊडल उससे बोलता है कि अननोन नंबर की कॉल को कभी भी मत उठाना, और ऊडल उसका फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। फिर सोंग्यू और उसकी मॉम ऊडल को बॉन्ग के घर में ढूंढने के लिए जाते हैं। अब ऊडल और बॉन्ग दोनों झूले में बैठे होते हैं। ऊडल बॉन्ग को बताता है कि वो घर छोड़ के जा रहा है, इसीलिए जाने से पहले उससे मिलने आया है, और वो बॉन्ग को पूछता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो बॉन्ग बोलता है कि मेरी ग्रैंड माँ सैड हो जाएगी, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। और बॉन्ग झूले में गोल गोल घूम रहा होता है। वो ऊडल से बोलता है कि तुम भी ऐसे झूलो, बहुत मजा आ रहा है, पर ऊडल बोलता है कि ऐसे बच्चों वाली हरकतें मैं नहीं करता। दूसरी तरफ जियोंग सोंग्यू को ऊडल का एड्रेस बताना चाह रहा होता है, पर ऊडल ने उसे बताने को मना करा था, सोच के वो नहीं बताता। अब हम वापस ऊडल को देखते हैं। वो भी अब बॉन्ग के जैसे झूलने लग जाता है और बॉन्ग उसे झुला रहा होता है, पर झूले से बॉन्ग को लग जाती है और वो साइड के पोल से टकरा के नीचे गिर जाता है। उसको ऐसे देख के ऊडल पैनिक करने लग जाता है और जल्दबाजी में झूले से उतरता है, पर वो नीचे गिर जाता है। झूले से उसे लगने वाली होती है, पर तभी जियोंग वहाँ पे आ जाता है और झूले को अपने हाथ से रोक देता है, जिस वजह से ऊडल को नहीं लगती। जियोंग के इस जेस्चर से ऊडल बहुत टच्ड हो जाता है। फिर जियोंग बॉन्ग को उठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में ऊडल बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है और सैड सा फेस बना के बाहर बैठा होता है। तो जियोंग उसके पास जाके उसे बताता है कि बॉन्ग ठीक है, उसको थोड़ी ही लगी है और वो बस शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। जियोंग उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे बॉन्ग से मिलने के लिए चलने को बोलता है। पर इतने में सोंग्यू और उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। उनको देख के जियोंग वहाँ से जाने लगता है। उसके पेरेंट्स बॉन्ग की ग्रैंडमा से माफी मांगते हैं, तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि खेलने में तो बच्चों को लगती रहती है, पर ऊडल अपने पेरेंट्स से बहुत डर रहा होता है और वो ग्रैंडमा के पीछे ही छुपा रहता है और अपने पेरेंट्स के सामने नहीं आ रहा होता है। उसको ऐसा बिहेव करता देख उसकी मॉम रोने लगती है और उससे बोलती है कि मैं गलत थी, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और उसे हक करने को अपने पास बुलाती है। फिर ऊडल अपनी मॉम को हक करता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर वो ग्रैंडमा बोलती है कि वो लंबा लड़का कहाँ गया जो इन बच्चों को हॉस्पिटल लेके आया था। अब हम जियोंग को देखते हैं जो पीछे छुपा होता है। ग्रैंडमा की बात सुन के बॉन्ग बोलता है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो ऊडल का ब्रदर इन लॉ है, पर उसके बोलने से पहले ही ऊडल उसका मुंह बंद कर देता है। फिर सोंग्यू पीछे मुड़ के जियोंग को ढूंढने लगती है। उसे जियोंग छुपा हुआ दिख जाता है, तो वो उसके पास जाती है और उसे खींच के सबके सामने लेकर आती है और बोलती है कि ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सोंग्यू की ये बात सुन के सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर सोंग्यू जियोंग से बोलती है कि मेरे पेरेंट्स को ग्रीट करो, और जियोंग बहुत लाउडली खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। ये सब देख के ऊडल बहुत खुश हो जाता है और उसे पहली बार ब्रदर इन लॉ बोलता है, पर उसके डैड गुस्से से बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है। फिर सोंग्यू जियोंग का हाथ पकड़ती है और उसे भागने को बोलती है और दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। उसके डैड गुस्से से चिल्लाते रहते हैं और ऊडल जियोंग से ब्रदर इन लॉ बाय बोल रहा होता है। फिर दोनों भाग के हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं और हमें उन दोनों को आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि सोंग्यू ने अब खुद के डिसीजन लेना सीख लिया है और अब वो दूसरों के ओपिनियन से फ्री हो गई है। उसके बाद दोनों दादा कैफे चले जाते हैं। वहाँ का ओनर उनसे बोलता है कि तुम दोनों सही टाइम में आए हो, मुझे कहीं जाना है, तो थोड़ी देर कैफे को देख लेना, और बिगफुट को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर सोंग्यू जियोंग से बोलती है कि मुझे लगा था कि अब मैं ये प्लेस कभी नहीं देखूंगी। तो जियोंग पूछता है कि अब क्या लगता है, तो वो बोलती है कि अब
अब मैं इस प्लेस में आने के लिए लड़ूंगी। और फिर दोनों स्टेयर्स में जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे सोंगयू उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है तो जियोंग भी उससे माफी मांगता है। वो जियोंग से पूछती है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तो वो बोलता है कि मेरी जिस भी बात से तुम्हें हर्ट हुई हो उस बात के लिए। तो सोंगयू बोलती है कि तुमने कुछ भी नहीं करा, मैं ही वियर्ड बिहेव कर रही थी, और बोलती है कि शायद मैं ग्रीडी हो गई थी। उसकी बातें सुन के जियोंग उससे बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो और ग्रीडी होना भी नॉर्मल है। बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी चीज की केयर नहीं करी, बस तुम्हारी करता हूँ, तो तुम सोच सकती हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने सारे इमोशंस तुम्हारे साथ रह के पहली बार फील करे हैं। यहाँ पे सोंगयू उसे बहुत ज्यादा प्यार से देख रही होती है तो जियोंग बोलता है कि ये फेस है तुम्हारा आई लाइक यू वाला, इससे पहले तो तुम मुझे बहुत रूडली देख रही थी। फिर सोंगयू खड़ी होती है और कुछ स्टेयर से चढ़ के ऊपर जाती है ताकि वो जियोंग के बराबर पहुंच सके, और वो जियोंग को खड़े होने को बोलती है। फिर बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, और फिर उसे किस कर देती है। फाइनली दोनों के बीच एक क्यूट सा किस भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियोंग का फोटोशूट चल रहा होता है और उसे देख के ताई सियोन बोलता है कि जियोंग इतनी मेहनत कब से करने लग गया। फिर डाई बोलता है कि आज ये बॉस पे एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ। और ताई सियोन बोलता है कि हम तीनों में से एक यही है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, इसको देख के लग रहा है कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। ये दोनों जियोंग का अचानक से इतना मैच्योर बिहेव डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर ताई सियोन एक बुक स्टोर में जाता है, तभी वहाँ पे सेरा भी आ जाती है। ताई सियोन सेरा से बोलता है कि मैंने सुना कि तुम जर्मनी जा रही हो। बोलता है कि हम ज्यादा क्लोज भी नहीं हैं, जो मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय बोलूं, पर अगर मैं तुम्हें बिना कुछ कहे जाने दूंगा तो मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। फिर वो उससे हैंडशेक करने को हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि वहाँ से वापस आना, जब तुम वहाँ से वापस आओगी तब मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें एक्सप्रेस करूंगा। और फिर दोनों हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिंट को देखते हैं। वो सियोन की ये बातें सोच रही होती है कि वो उसे पहले से लाइक करता था। फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने के बाद वो सियोन को बताती है कि तुम्हें लाइक करना सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिंट स्कूल में पढ़ती थी। तब सियोन इनके स्कूल में फर्स्ट दिन आया होता है। मिंट को वो फर्स्ट टाइम देख के ही पसंद आ गया था। वो सियोन को देखते समय लॉलीपॉप खा रही होती है, पर वो गलती से उसके गले में अटक जाता है और वो चोक करने लग जाती है। तब सियोन आता है और उसे पीछे से पकड़ के उसके स्टमक पे प्रेस देता है, जिस वजह से उसके गले से लॉलीपॉप बाहर आ जाता है। अब प्रेजेंट में मिंट बोलती है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग इतनी एम्बैरेसिंग थी, इसीलिए मैं तुम्हें कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई। ये सब उसे बता के वो बहुत एम्बैरेस्ड हो रही होती है। तो सियोन मिंट को उसके बैक में बैठने को बोलता है और बोलता है कि मैम अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, हम आपको सेफली आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये सुन के मिंट बहुत खुश हो जाती है और उसके बैक में चढ़ जाती है। वो सियोन से बोलती है कि आज की सारी बातें भूल जाना, पर सियोन बोलता है कि मुझे तो सब याद रखना है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगयू को देखते हैं। वो सियोक से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई होती है, पर सियोक ने अपनी मॉम को भी वहाँ पर बुलाया होता है ताकि सोंगयू उनसे बात कर सके। फिर दोनों साथ में रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसकी मॉम पूछती है कि जियोंग कौन से स्कूल में पढ़ता है। सोंगयू उन्हें उसके स्कूल का नाम बताती है तो वो पूछती है कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, पर सोंगयू कुछ नहीं बोलती। तो उसकी मॉम बोलती है कि कैसे ही पेरेंट्स होंगे जब उनका बच्चा इतने खराब स्कूल में पढ़ रहा है। तो सोंगयू बोलती है कि हमारी फैमिली कौन सी अच्छी है। तो उसकी मॉम बोलती है कि अब तो तुम्हें भी पता चल गया है कि मैंने बैले डांसर के बारे में झूठ बोला था, तो तुम भी सारी बातें मुझ में डाल दो। ये सुन के सोंगयू बोलती है कि काश मैं भी ऐसा कर पाती, पर मुझे आपकी टेंशन होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसी सिचुएशन में होगी जो आपको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। बोलती है कि मैं भी आपसे नफरत करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ, पर ये बहुत अनफेयर है, आप मुझे इतनी गंदी तरह से ट्रीट करते हो, पर मैं आपसे नफरत भी नहीं कर पा रही हूँ। और फिर फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से चली जाती है। पर सोंगयू रेस्टोरेंट के बाहर ही बैठ जाती है और वो रोने के बाद अपना चश्मा साफ कर रही होती है। तभी उसकी मॉम भी बाहर आ जाती है और वो भी सोंगयू के
पास जाके बैठ जाती है। वो उसका चश्मा पकड़ के खुद उसे साफ करने लगती है और बोलती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए करा। ये सुन के सोंग्यू बोलती है कि सब कुछ आपने बस अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए करा। तो उसकी मॉम सोंग्यू से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से स्टैंडर्ड क्या है। तो सोंग्यू बोलती है कि खुश रहना और जो मुझे पसंद है वो करना। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है कि ये सब बस बेतुकी की बातें हैं। तुम्हें लगता है कि अगर हम वो करते हैं जो हमें पसंद है तो हम खुश रहते हैं? तो सोंग्यू पूछती है कि जब आप बैले करते थे तब आप खुश नहीं थे? तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं खुश थी स्टार्टिंग में, मुझे बहुत अटेंशन मिलती थी, पर एक बार हमारी एकेडमी में एक पुअर लड़की ने ज्वाइन करा था। वो अपने लिए बैले शूज भी नहीं खरीद पाती थी। मैंने जब न्यू शूज लिए तो अपने पुराने वाले उसे दे दिए थे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम उस लड़की से बोलती है कि बैलेट में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, मेरी मॉम भी मुझे बहुत सुनाती है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं फिर भी कभी बैलेट से गिव अप नहीं करूंगी। और फिर उसके बाद से सारा अटेंशन क्लास में उसी लड़की में रहता था क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और सोंग्यू की मॉम बोलती है कि जो हमें पसंद है उसको करके बस टैलेंटेड लोग ही खुश रहते हैं। उसकी मॉम बताती है कि उन्होंने और उस लड़की ने साथ में कंपनी भी ज्वाइन करी। तो सोंग्यू पूछती है कि आपने बैलेट कंपनी ज्वाइन की थी, आपने झूठ नहीं बोला था, और पूछती है कि आपने इंजरी की वजह से बैलेट करना छोड़ा। तो उसकी मॉम बताती है कि इंजरी मुझे नहीं हुई थी, वो उस लड़की को हुई थी, पर सबने उस एक्सीडेंट के लिए मुझे ब्लेम करा क्योंकि वो मुझसे अच्छा परफॉर्म करने लगी। तो सबको लगा कि मैंने जेलस होके उसे हर्ट करा और सबने ये बिलीव कर लिया कि मैंने वो एक्सीडेंट कराया। ऊपर से तभी मेरे डैड का बिजनेस फेल हो गया था तो मैंने भी बैलेट करना छोड़ दिया था। तो सोंग्यू बोलती है कि आपने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर क्यों नहीं करी? तो उसकी मॉम बोलती है कि बेचारा दिखने से अच्छा विलन दिखना होता है, और बोलती है कि वैसे भी मेरे बात में कोई यकीन नहीं करता, तो उससे अच्छा एक कूल झूठ ही सही हुआ। फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो सोंग्यू बोलती है कि मुझे आप पे भरोसा है और मुझे आपका पैथेटिक वर्जन ही पसंद है। उसकी बातें सुन के उसकी मॉम बोलती है कि ये सारी बातों का अब कोई मतलब नहीं है और तुम बहुत सॉफ्ट हो, ये सब तुम कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। तो ये सुन के सोंग्यू बोलती है कि मैं अब बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। अगर अब आप लोग मुझे ड्राइंग नहीं करने दोगे तो मैं कॉलेज ही नहीं जाऊंगी, मैं बस ड्राइंग करूंगी और पार्ट टाइम जॉब करके इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी, और मैं जियोंग को भी डेट करना बंद नहीं करूंगी। फिर बोलती है कि देखो अब मैं आपसे बहुत अच्छी से जुबान लड़ाने लगी हूँ। उसकी बातें सुन के उसकी मॉम बोलती है कि तुम कितनी जिद्दी हो। सोंग्यू बोलती है कि आपसे ही आई है। फिर उसकी मॉम चिल्ला के बोलती है कि मेरी जैसी मत बनो। तो सोंग्यू उन्हें हक कर लेती है और बोलती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ और मुझे आपके जैसा ही बनना है, और बोलती है कि मॉम अब से हम लोग अच्छे से रहते हैं। उसकी मॉम उसे दूर हटने को बोलती है पर सोंग्यू उन्हें और टाइटली हक कर लेती है और बोलती है कि मैं नहीं हट रही। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डाई और ताएसियोन को देखते हैं। उनकी गेम वाली मशीन खराब हो गई थी तो जियोंग उसे फेंकने के लिए बाहर निकल के गया होता है, पर डाई उसे फेंकने की बात से बहुत इमोशनल होता है क्योंकि उस मशीन के साथ इन तीनों दोस्तों की बहुत सारी मेमोरीज होती है। तो उसे लगता है कि जियोंग अब मैच्योर हो गया है तो वो मशीन फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा। इस बात से परेशान होकर डाई ताएसियोन को हक कर लेता है और रो रहा होता है और बोलता है कि जियोंग इतनी जल्दी मैच्योर हो रहा है, जियोंग को मैच्योर होने से रोक ले। तो ताएसियोन उससे बोलता है कि ऐसा सोच कि जितना ज्यादा मैच्योर जियोंग होगा उतना ज्यादा ही हम भी कमाएंगे और वो फेमस होगा तो उसकी वजह से हमें भी लड़कियां भाव देगी और हमारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये सुन के डाई बहुत खुश हो जाता है। इतने में जियोंग भी वापस आ जाता है और वो अपने साथ मशीन को ठीक करने के लिए मैकेनिक लेकर आया होता है और इन दोनों को गले लगा के बोलता है कि मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। पर डाई तो लड़कियों के सपने देखने लग गया होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जियोंग को बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है तो बदल जा, और मैकेनिक को मशीन ठीक ना करने को बोलने के लिए चला जाता है। अब हम सोंग्यू को देखते हैं और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि अब डेलुलु वर्जन भी वापस चली गई है और वो अब मुझे बहुत ज्यादा चाइल्डिश लगती है, या शायद मैं अपने डेलुलु वर्जन से पहले ग्रो कर। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलती
होती है तो ऊडल अपनी मॉम के बैग में चढ़ रहा होता है। सॉन्ग्यू बोलती है कि ऊडल भी घर छोड़ के नहीं गया और अब वो 195 कैपिटल याद करने वाले स्टूडेंट के साथ साथ एक पैम्पर्ड किड भी है जो अपनी एज के हिसाब से बिहेव करता है और बताती है कि मॉम ने मुझे एसएफ की मीटिंग अटेंड करने से दोबारा नहीं रोका, ऊपर से अब मेरी मॉम मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है। फिर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो उसे पेमेंट करने के लिए कार्ड देती है और उससे बोलती है कि इससे ड्राइंग करने के लिए न्यू कैनवस और न्यू ब्रश भी ले लेना। फिर सॉन्ग्यू बोलती है कि मेरी मॉम हमेशा बोलती थी कि मैं अपनी आर्ट स्किल से कभी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊंगी, पर उन्होंने मुझे फिर भी आर्ट एकेडमी में एनरोल कर दिया। और सॉन्ग्यू का उसके डैड के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग सेरा को जर्मनी जाते हुए सी ऑफ करने आए होते हैं। ये दोनों बहुत रोती है और साथ में डाई भी बहुत रोता है। सॉन्ग्यू बताती है कि सेरा जर्मनी चली गई, सियोन भी अब मिलिट्री में जाने वाला है और जियोंग भी अपना काम बहुत सीरियसली करता है। फिर वो बताती है कि आज उसकी एसएफ की लास्ट मीटिंग होगी क्योंकि इसके बाद वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेगी। फिर एसएफ की लास्ट मीटिंग स्टार्ट होती है जिसका कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स था। वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे मिंट सबको बताती है कि जियोंग को एक्टिंग का रोल मिल गया है। फिर ब्राउन फिंगर पूछता है कि कैसा रोल, तो सॉन्ग्यू बताती है कि एक पार्ट टाइमर का और बोलती है कि जियोंग को पूरी 2 लाइन का डायलॉग मिला है। पर जियोंग नहीं चाह रहा था कि ये बात अभी से सबको पता चले, पर इन दोनों ने सबको बता दिया था। फिर सब जियोंग को कांग्रेचुलेट करते हैं और उसका पहले से ही सिग्नेचर लेने को बोलने लगते हैं। तो सॉन्ग्यू बोलती है कि सब एक एक करके लाइन में लगो, मैं जियोंग की मैनेजर हूँ। फिर सब लोग उसकी बात पे हंसने लगते हैं और फिर वो लोग मिंट से पूछते हैं कि सियोन कहाँ है। मिंट बोलती है कि उसे कुछ काम है। ये सुन के ब्लैक फिंगर बोलती है कि शायद वो मिलिट्री में जाने के लिए हेयर कट कराने गया होगा। ये सुन के मिंट सियोन से मिलने के लिए मीटिंग छोड़ के भाग जाती है। वो जैसे ही बाहर जाती है वहाँ पे सियोन भी आ जाता है। उसने स्पोर्ट्स की ड्रेस पहनी हुई थी। वो जैसे ही अपना हैट खोलता है तो उसने हेयर कट नहीं कराए होते। ये देख के मिंट रोने लग जाती है और बोलती है कि मुझे लगा तुम अपना हेयर कट करा के आओगे। हेयर कट से मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सच में मुझे छोड़ के अब मिलिट्री चले जाओगे। और बोलती है कि मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी। फिर सियोन उसे हक कर लेता है। मिंट बोलती है कि कोई देख लेगा, तो सियोन बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और हम पीछे सारे ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं। सब इन दोनों को देख के खुश हो रहे होते हैं, पर जियोंग सॉन्ग्यू की आईज कवर करने लगता है ताकि वो इन दोनों को ऐसे ना देखे। फिर इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है और सब एक एक करके पोज करते हैं। जैसे ही जियोंग की टर्न आती है, खाकी फिंगर उसे देख के बोलता है कि जब जियोंग फर्स्ट टाइम यहाँ आया था ये बहुत स्कैरी था, आजकल बहुत चेंज हो गया है। ये सुन के मिंट बोलती है कि सबसे ज्यादा चेंज तो ब्राउन फिंगर हुआ है। तो ब्राउन फिंगर भी उसकी बात में एग्री करता है और बोलता है कि अगर मुझे सियोन ने एसएफ में नहीं ज्वाइन करा होता तो आज भी मैं घर में बैठ के बस ड्रिंक कर रहा होता। सॉन्ग्यू भी यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट से बात कर रही होती है, तो सब उसको देख के बोलते हैं कि हमारी बेब्लू भी बहुत कूल हो गई है। तभी सॉन्ग्यू को उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो कॉल पिक करने के लिए बाहर जाती है। इसकी मॉम उसे टाइम से घर आने को बोलती है। फिर सॉन्ग्यू कॉल रख देती है और वो आज तक एसएफ की मीटिंग जिस रूम में हुई थी उन रूम में वापस से जाती है और उसे पास्ट की बातें याद आती है और हमें भी उसके स्टार्टिंग से लेके अभी तक की एसएफ की जर्नी दिखाते हैं। फिर से हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है और बोलती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उस दिन एसएफ ज्वाइन नहीं करा होता तो चीजें कितनी अलग होती, ना मैं यहाँ होती और ना ही मेरा कोई ड्रीम होता। बोलती है कि मैं बस ऐसी चीजें इमेजिन करती थी जो बस फैंटेसीज में पॉसिबल हो सकती है। मैं रियलिटी में सपने देखने से बहुत डरती थी, पर अब मैं जानती हूँ कि मेरे जैसा पर्सन भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। अगर मैं बदलूंगी तो मेरी दुनिया भी बदल सकती है। वो बोलती है कि मैं अभी भी डरती हूँ और एंग्शियस हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, पर अब मैं कभी भी अपने लाइफ में गिव अप नहीं करूंगी क्योंकि मैं सॉन्ग्यू हूँ। मैं वन एंड ओनली स्पेशल बेब्लू फिंगर हूँ इस पूरी दुनिया में। इतने में जियोंग भी बाहर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ अकेली क्या कर रही है। तभी अंदर सॉन्ग्यू को पोज करने के लिए बुलाने लगते हैं और वो बहुत एक्साइटेड होके अंदर पोज करने के लिए चली जाती है। इसको इतना कॉन्फिडेंट और खुश देख के जियोंग भी बहुत खुश हो जाता है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई मैं ये 2 पार्ट को रिकॉर्ड करते करते। और बस इसी के साथ हमारे इस प्यारी से
ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।